क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें बहुत ज्यादा तनाव या दुख होता है तो हमारा दिमाग अचानक हमें उन कड़वी बातों को भुलाने या किसी और पर गुस्सा निकालने के लिए क्यों उकसाता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके मन का एक अदृश्य कवच है। आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के उस रहस्य को समझेंगे जो आपको आपकी चिंताओं से लड़ना सिखाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एमर्स लर्निंग पर। आज हम मनोविज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय रक्षात्मक युक्तियां पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस पहली स्लाइड को देख रहे हैं, एक तरफ से तनाव की किरण आ रही है और हमारे मन के प्रिज्म से टकराकर वह कई युक्तियों में विभाजित हो रही है। सिगमंड फ्राइड और उनकी बेटी अन्ना फ्राइड ने हमें बताया था कि हमारा अचेतन मन हमें मानसिक रूप से टूटने से बचाने के लिए कुछ ऐसी रणनीतियां अपनाता है जिन्हें हम खुद भी नहीं जानते। आने वाली 14 स्लाइड में हम विस्तार से जानेंगे कि ये 10-12 प्रमुख युक्तियां कौन सी है, यह कैसे काम करती है और परीक्षा में वह कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मन के इस अदृश्य कवच की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम दूसरी स्लाइड को ध्यान से देखते हैं। यहाँ अहम यानी हमारे ईगो को बीच में दिखाया गया है। आप इसे एक गाड़ी के शॉक एब्जर्वर की तरह समझ सकते हैं। जैसे सड़क के झटकों को गाड़ी का शॉक एब्जर्वर सोख लेता है ताकि अंदर बैठे व्यक्ति को चोट न लगे, ठीक वैसे ही हमारा मन अहम मानसिक झटकों को सोखता है। आप बाईं ओर देख रहे हो जो लाल तीर दिख रहे हैं, वे हमारे जीवन की परेशानियां, असफलताएं या ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। जब ये चीजें हमारे मन पर दबाव डालती है तो हम बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। और यहाँ दाईं ओर आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा दिमाग एक सुरक्षा चक्र तैयार करता है। सिगमंड और अन्ना फ्राइड कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क वास्तविकता को थोड़ा सा बदल देता है ताकि हम उस कड़वे सच को सहन कर सके। उदाहरण के लिए देखें तो अगर हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत बहाने ढूंढने लगता है कि पेपर ही खराब था। यही वह मरोड़ है जो हमें मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। अब दोस्तों, यहाँ से हमारा मुख्य विषय शुरू होता है। इस स्लाइड में आप उन 9 जादुई चाबियों को देख रहे हैं जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग तनाव की तालों को खोलने के लिए करता है। आने वाली स्लाइड में हम इन सभी को एक एक करके विस्तार से समझने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर युक्ति का एक खास नाम है, जैसे कि अस्वीकरण, जहाँ हम सच को स्वीकार नहीं करते, या विस्थापन, जहाँ हमारा गुस्सा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाता है। एक शिक्षक या छात्र के रूप में इन 9 युक्तियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में अक्सर इनसे जुड़े हुए केस स्टडी वाले सवाल आते रहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो एक बच्चा फेल होने पर रोने की जगह खिलौने तोड़ने लगता है, तो वह कौन सी युक्ति अपना रहा है? इन सवालों के जवाब आपको अपनी स्लाइड में मिलेंगे। हमारी पहली रक्षात्मक युक्ति है अस्वीकरण या डिनाइल। हम सबसे पहले ये जो प्राथमिक युक्ति है उसको समझते हैं क्योंकि इसे छोटे बच्चे की अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ सच्चाई एक तेज रोशनी की तरह है जो चुभ सकती है, इसीलिए व्यक्ति ने अपनी आंखों को ढक लिया है और एक मानसिक ढाल खड़ी कर ली है। जब वास्तविकता इतनी कड़वी हो कि उसे सहना मुमकिन न हो तो हमारा अहम यानी ईगो कहता है यह सच नहीं है। इसका सबसे आम उदाहरण है कि किसी गंभीर बीमारी का पता चलना या किसी अपने को खो देना। व्यक्ति बार बार कहता है कि रिपोर्ट गलत है या
वह अभी लौट आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि उसका अचेतन मन उसे उस गहरे सदमे से बचाने की कोशिश कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी सच को सिरे से नकारने की स्थिति पूछी जाए तो आपका एक ही उत्तर होना चाहिए कि जो अस्वीकरण है। क्या आपने कभी किसी दोस्त को देखा है जो ब्रेकअप के बाद यह मानता है कि उसका पार्टनर वापस आएगा? यही तो अस्वीकरण है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली युक्ति की, जिसे दमन कहते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित विस्मृति भी कहा जाता है। इस चित्र में देखें, एक संदूक को जंजीरों से बांधकर गहरे पानी में डुबाया जा रहा है। हमारा मन ठीक यही करता है जब हमारे साथ कुछ ऐसा घटता है जो बहुत शर्मनाक या डरावना हो, तो हमारा अहम उसे याददाश्त की सतह से नीचे धकेल देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे अपने बचपन की वह घटना याद नहीं है, जबकि असल में उनके दिमाग ने उसे दबा दिया है ताकि वे रोजमर्रा की जिंदगी जी सके। लेकिन याद रखें, दबी हुई भावनाएं कभी नहीं मरती। वे सपनों या अचानक होने वाली घबराहट के रूप में बाहर आने की कोशिश करती रहती है। सिगमंड फ्राइड ने इसे ही मनोवैज्ञानिक रोगों की मुख्य जड़ माना है। दमन अचेतन होता है, अपने आप भूल जाना, जबकि समन चेतन होता है, जैसे कि जानबूझकर किसी बात को न सोचना। परीक्षा में बहुत सारे इसके अंतर भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब बहुत ज्यादा दबाव होता है तो कुछ लोग अचानक बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं? इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल वही स्थिति है। जब वर्तमान की चुनौतियां पहाड़ जैसी लगने लगती है तो हमारा अहम यानी ईगो हमें मानसिक रूप से उस समय में ले जाता है जब हम बच्चे थे और हमारी देखभाल दूसरे करते थे। इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि घर में दूसरे बच्चे के जन्म के समय बड़े बच्चे का फिर से बिस्तर गीला करना या अंगूठा चूसना शुरू कर देना ताकि उसे भी छोटे बच्चे जैसा ध्यान मिले। वयस्कों में किसी बड़ी असफलता पर फूट फूट कर रोना या अपनी गलती पर दूसरों के सामने बच्चों जैसी जिद करना ऐसी श्रेणी में आता है। यह असल में एक मन का एक तरीका है ये कहने का कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ इस समस्या को संभाल सकूं। यह व्यवहार अस्थायी होता है, लेकिन यह गहरे तनाव का संकेत है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस युक्ति की जिसे हम लगभग हर रोज अपने आसपास देखते हैं, विस्थापन। इस स्लाइड की ग्राफिक्स को आप ध्यान से देखिए। ऊपर से बॉस का गुस्सा एक बिजली की तरह गिर रहा है। जब व्यक्ति बॉस को पलटकर जवाब नहीं दे सकता क्योंकि नौकरी जाने का डर है। तो वह क्या करता है? वह उस सारी कड़वाहट और हताशा को अपने अंदर दबाकर घर ले आता है और फिर घर पहुंचते ही वह गुस्सा बिना किसी वजह से बच्चों पर, अपने जीवन साथी पर निकालता है। इसे मनोविज्ञान में किक द डॉग प्रभाव भी कहते हैं, जहां गुस्सा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। परीक्षा में जब भी ऐसा सवाल आए कि जहां एक व्यक्ति अपना गुस्सा असली अपराधी के बजाय किसी बेकसूर पर निकाल रहा है, तो समझ लीजिए कि यह विस्थापन है। क्या आपने
आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में टीचर से डांट पड़ी हो और आपने घर आकर छोटे भाई बहन को बेवजह डांट दिया हो? ये उदाहरण आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यह विस्थापन का उदाहरण है। यह स्पष्ट है कि विस्थापन लक्ष्य बदलता है, भावनाएं नहीं बदलता। दोस्तों, 5वीं प्रयुक्ति है प्रक्षेपण। इसे समझना बहुत आसान, और अगर आप इसे एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह देखें तो फिल्म रील प्रोजेक्टर के अंदर होती है, लेकिन हमें दिखाई पर्दे पर देती है। ठीक यही हमारा दिमाग करता है। इस स्लाइड में आप देखिए, व्यक्ति के खुद के सीने में एक दरार है जो उसकी किसी कमी या गलत विचार का प्रतीक है, लेकिन वह उसे स्वीकार करने के बजाय टॉर्च जलाकर उसे सामने वाले व्यक्ति पर दिखा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंसान खुद बहुत ज्यादा झूठ बोलता है वो दूसरों पर चिल्लाकर कहता है कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या अगर कोई छात्र खुद पढ़ाई नहीं करता तो वह कहता है कि बाकी सब बच्चे शोर मचा रहे हैं, इसीलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा। मनोवैज्ञानिक रूप से हम अपनी असहज भावनाओं को डिस्कनेक्ट करने के लिए उन्हें दूसरों के माथे पर मढ़ देते हैं। अपनी गलती दूसरों पर मढ़ना, यही प्रक्षेपण है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब हमें कुछ ही नहीं आता है तब हम संसाधन या दूसरों की कमी निकालते रहते हैं। दोस्तों, अब हम उस युक्ति की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल हम सभी कभी न कभी करते हैं, युक्तिकीकरण। सरल शब्दों में कहे तो यह खुद को और दूसरों को यह समझाने की कोशिश है कि हमारी हार हमारी गलती नहीं थी। ग्राफिक में आप देखिए, असफलता का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन हमारा दिमाग एक लेंस लेकर बैठ गया है ताकि कोई ऐसा तर्क ढूंढ सके कि जिसे हमारी इज्जत बच जाए। वो प्रसिद्ध कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है। लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई तो उसने अपनी क्षमता पर सवाल उठाने के बजाय अंगूरों में भी कमी निकाल दी। इसी तरह जब कोई छात्र यूजीसी नेट में सफल नहीं होता तो वह अक्सर कहता है कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या तो सेंटर बहुत दूर था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये तर्क सुनने में लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में ये केवल अहम यानी ईगो को चोट से बचाने के कवर होते हैं। अंगूर खट्टा है जब हम वह चीज न मिलने पर उसमें बुराई निकाले जो हमें चाहिए थी, जैसे कि मीठा नींबू जब हम अपनी बुरी स्थिति को भी अच्छा बताकर पेश करें, जैसे कि भले ही छोटी नौकरी है पर घर के पास तो है ना। परीक्षा में ये दोनों अक्सर पूछा जाता है। मित्रों, अब तक आपने 6 मुख्य युक्तियों को कवर कर लिया है। अब हम उदात्तीकरण जैसी सकारात्मक युक्तियों की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, 7वीं युक्ति है प्रतिक्रिया निर्माण। यह युक्ति दोगलेपन जैसी लग सकती है, लेकिन याद रहे यह अचेतन मन करता है। आप ग्राफिक देखें, यहाँ एक तरफ मन के अंदर नफरत की आग जल रही है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए व्यक्ति खुशी का मुखौटा पहन रखा है। ऐसा तब होता है जब असली भावना इतनी अनैतिक लगती है कि उसे छिपाने के लिए हमें उसके विपरीत व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। जैसे एक माँ जो अपने बच्चे के होने से खुश नहीं है, मतलब अचेतन रूप से वह समाज को यह दिखाने के लिए वह एक अच्छी माँ है, बच्चे को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार और सुरक्षा देने लगती है।
परीक्षा में जब भी मन के भावों की ठीक उलट व्यवहार की बात आए तो आंख बंद करके प्रतिक्रिया निर्माण को चुन लीजिएगा। जैसे अत्यधिक डर लगने पर इंसान बहुत जोर जोर से हंसना या तो वीरता दिखाता है। दोस्तों, अब हम जिस युक्ति की बात करेंगे वह हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है, क्षतिपूर्ति। तराजू के इस चित्र को देखिए। कभी कभी हमें महसूस होता है कि भगवान ने हमें किसी चीज में कम रखा है या तो कम दिया है। शायद हम दिखने में उतने अच्छे नहीं है या हमारी गणित कमजोर है। यह खालीपन हमें दुखी कर सकता है, लेकिन हमारा अहम, ईगो हमें टूटने नहीं देता। वह कहता है, अगर मैं यहाँ कमजोर हूँ तो मैं कहीं और सबसे बेहतर बनूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग शारीरिक रूप से थोड़े अक्षम है, वे संगीत या कला में अद्भुत निपुणता हासिल कर लेते हैं। या एक औसत दिखने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और बातचीत के तरीके को इतना शानदार बना लेता है कि लोग उसकी कमियों को भूल जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने का एक बहुत ही स्वस्थ तरीका है। यह उदात्तीकरण की तरह समाज द्वारा स्वीकृत और अच्छी युक्ति मानी जाती है। दोस्तों, अब हम उस युक्ति की बात करेंगे जिसे फ्रायड ने मानसिक स्वास्थ्य का शिखर माना है, उदात्तीकरण। इस ग्राफिक को ध्यान से देखिए। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। हमारे अंदर कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा या ऐसी ऊर्जा होती है जो अगर सीधे बाहर निकले तो विनाश कर देती है, लेकिन एक बुद्धिमान अहम, ईगो उस कचरे को सोने में बदल देता है। जैसे कोयले पर दबाव पड़ता है तो वह हीरा बन जाता है, वैसे ही अपनी नकारात्मक ऊर्जा को किसी महान उद्देश्य में लगा दो तो उदात्तीकरण है। एक व्यक्ति जो प्यार में असफल हुआ वह दुखी होकर बैठने के बजाय एक महान कवि बन जाता है। यह उदात्तीकरण है। एक बहुत गुस्सैल बच्चा बड़ा होकर शल्य चिकित्सक बन जाता है और जहां वह अपनी उस काटने फाटने की प्रवृत्ति का उपयोग लोगों की जान बचाने में करता है। यह व्यक्तित्व विकास का सबसे रचनात्मक रास्ता है। इसे सबसे परिपक्व रक्षात्मक युक्ति कहा जाता है। परीक्षा में अगर दोस्तों ये सवाल आए कि कौन सी युक्ति समाज के लिए सबसे अधिक लाभदायक है, तो उत्तर है उदात्तीकरण। दोस्तों, अब तक हमने 9 अलग अलग युक्तियों को देखा, लेकिन क्या ये सभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? ऐसे मैच्योरिटी मैट्रिक्स को गौर से देखें। निचले बाएं कोने में आप दमन और अस्वीकरण को लाल रंग में देख रहे हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम सच को बार बार नकारते रहेंगे या यादों को दबाते रहेंगे तो एक दिन हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। यह वास्तविकता से भटकाव की स्थिति है। बीच के हिस्से में वे युक्तियां हैं जिनका हम रोजमर्रा में उपयोग करते हैं, जैसे बहाने बनाना, यौक्तिकीकरण या गुस्सा निकालना, विस्थापन। ये हमें कुछ देर के लिए राहत तो देती है, लेकिन हमें बेहतर इंसान नहीं बना सकती। अंत में सबसे ऊपर हरे रंग में चमकते हुए उदात्तीकरण और क्षतिपूर्ति को देखिए। ये वे युक्तियां हैं जो एक सफल और मानसिक रूप से मजबूत इंसान की पहचान है। यहाँ हम वास्तविकता को मरोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी कमजोरी को ताकत में बदलते हैं। परीक्षा के लिए याद रखिएगा, जितनी ऊपर और दाईं ओर की युक्ति होगी वह उतनी ही परिपक्व मानी जाएगी। दोस्तों, रक्षात्मक युक्तियों को और गहराई से समझने के लिए हमें फ्रायड के इस प्रसिद्ध मॉडल को देखना होगा।
कल्पना कीजिए कि हमारे दिमाग में 3 लोग हमेशा लड़ रहे हैं। एक तरफ है ईड जो कहता है मुझे अभी गुस्सा करना है, मुझे अभी यह सुख चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ है सुपर ईगो जो डांटता रहता है, नहीं यह गलत है, समाज क्या कहेगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इन दोनों के बीच में ये फंसा है ईगो यानी अहम। जब ईड और सुपर ईगो की लड़ाई बहुत बढ़ जाती है तो ईगो यानी दबाव में आ जाता है और उसे ज्यादा चिंता होने लगती है। इसी चिंता से बचने के लिए ईगो रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है। अगर ईगो ईड की बात मान ले तो सुपर ईगो उसे अपराधी महसूस कराता है। अगर वह सुपर ईगो की बात मान ले तो ईड उसे बेचैन कर देता है। इसीलिए ईगो कभी बहाने बनाता है, कभी सच को दबा देता है, तो कभी उसे रचनात्मक काम में मोड़ देता है। रक्षात्मक युक्तियां असल में ईगो के वे औजार है जो मन में शांति बनाए रखते हैं। दोस्तों, आज के इस विस्तृत सत्र का सार इस अंतिम स्लाइड में छिपा है। रक्षात्मक युक्तियां एक ढाल है, लेकिन उन्हें दीवार मत बनने दे। जिस तरह युद्ध में ढाल आपको तलवार के वार से बचाती है, ये युक्तियां भी आपको मानसिक चोट से बचाती है। लेकिन अगर आप उस ढाल के पीछे ही छिपे रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और नहीं असल जिंदगी की चुनौतियां जीत पाएंगे। एक जागरूक छात्र और शिक्षक के रूप में हमें यह समझना होगा कि मानसिक शांति का असली रास्ता भावनाओं को दबाने में नहीं है, बल्कि उसे बदलने में है। जैसा कि हमने आज सीखा, उदात्तीकरण ही है सबसे बेहतरीन तरीका जिससे हम अपनी चिंताओं को अपनी ताकत बना सकते हैं। आशा है कि मन के इन अदृश्य कवचों की यात्रा आपके परीक्षा और आपके व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये व्याख्या सरल और स्पष्ट लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और उन साथियों के साथ शेयर करें जो शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। आशा है यह 20 मिनट का सफर आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपके पास कोई विशेष केस स्टडी है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम उसे सुलझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अभ्यास जारी रखें। देखते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।